Hello students, I am Pooja, केमिस्ट्री एजुकेटर ऑफ बंसल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। राइट, तो टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे हिमाचल में जो हमारा एग्जाम हुआ था 2018 में, ये वो उस पेपर के क्वेश्चन हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट। राइट, तो पहला क्वेश्चन हमारा मोल कॉन्सेप्ट से है और इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, मींस हमारे पास मोलैलिटी गिवन है दैट इज 1 मोलर और हमसे पूछा है जी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसकी पूछी है? सॉल्यूट की। राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि मोलैलिटी गिवन है और मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स, मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। यही हम लिखते हैं बाय डेफिनेशन, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। राइट, इट मीन्स हमारे पास 1 मोलल का मीनिंग क्या हो गया कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। राइट, ये मीनिंग हुआ इसका। तो हमारे पास जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? 1। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो हमारे पास हो गया जी 1। अब हम ऐसे ही हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास आ जाएंगे कितने? अब देखो सॉल्वेंट कितना है हमारे पास? 1000 ग्राम। तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 55.55। राइट, तो अब हम क्या निकाल देंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यही तो होती है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर हमसे पूछा जाता मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो क्या हो जाता? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। राइट, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 50 5.55, तो इट मीन्स 1/56.5, है ना। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.0177। ठीक है, इट मीन्स हमारा ऑप्शन सी क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। राइट, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज, ठीक है, अ पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू। ठीक है, हमें ये बताना है कि जो पी ऑर्बिटल है वो कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है 4 इलेक्ट्रॉन, सेकंड है 6 इलेक्ट्रॉन, थर्ड है 2 इलेक्ट्रॉन्स विद पैरेलल स्पिन एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा है जी 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो एस ऑर्बिटल है, एस, ठीक है, उसमें आपके पास एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1। पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। एंड डी में कितने होते हैं जी? 5। और अगर हम बात करें एफ के अंदर तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं? 7। राइट, और हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन एन ऑर्बिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन कम दैट इज 2। ठीक है, तो एस में हमारे पास कितने हो गए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं? दैट इज 2। एंड पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d orbital can accommodate maximum 10 electrons and f orbitals can contain maximum 14 electrons.
ठीक है, तो हमसे p ऑर्बिटल का पूछा है, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या रहेगा जी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, राइट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेयर अर्थ मेटल, ठीक है। अब देखो जो रेयर अर्थ मेटल्स हमारे पास कौन सी होती हैं, रेयर अर्थ मेटल्स आर लेंथेनॉइड्स, है ना। तो देखो रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, राइट, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। अब लेंथेनॉइड्स में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है जी, हमारा सीरियम। लेंथेनम आपको इंक्लूड नहीं करना, रीजन बीइंग लेंथेनम रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है, सीरियम से स्टार्ट होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, है ना। अगर आप देखो आपके पास पीरियड 7th में, ठीक है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है इस तरीके से, ठीक है, तो एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल इन्हें प्लेस डाउन किया गया है ना, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है दैट इज सीरियम यहाँ पर, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा जी, ऑप्शन नंबर डी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है विच मॉलिक्यूल हैज लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। अगेन मैंने आपको पहले वाले जो हमने पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था पेपर 1, तो वहां पे भी मैंने आपको ये कहा था कि एक क्वेश्चन आपका स्ट्रक्चर से रिलेटेड जरूर आता है, ठीक है। तो अब देखो ये इसमें भी आ गया, विच मॉलिक्यूल हैज लीनियर स्ट्रक्चर। अब देखो जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो हमें पता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर, CO2, ठीक है, दिस इज लीनियर इन नेचर, है ना। अब देखो जैसे अगर हम NO2 की बात करें, NO2 की बात करें, SO2 की बात करें, तो इनका स्ट्रक्चर हमारे पास लीनियर नहीं होता, है ना। तो NO2 में क्या हो जाता है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर बेंड शेप हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड में भी, तो आपके पास जो लीनियर स्ट्रक्चर होगा वो किस में होगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, जैसे हम बनाते हैं इसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डजंट डिपेंड्स ऑन, ठीक है। देखो सबसे पहले तो जो सरफेस टेंशन होती है वो क्या होती है, ठीक है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखो क्या है, समझो इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्या है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे हमने कोई लिक्विड इसके अंदर फिल किया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो सरफेस पर प्रेजेंट है। ऐसे मैंने मान लिया कि 6 पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे ऐसे बल्क में भी मान लिया। तो देखो अगर हम बल्क में पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होगा इस केस में, है ना। तो बल्क में जो नेट फोर्स होगा यहाँ पर क्या होगा जी, 0। जबकि जो हमारे पास ये पार्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, जो पार्टिकल्स हमारे पास सरफेस पर प्रेजेंट है, क्या इनके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें नीचे से तो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर अपर साइड से कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो सरफेस वाले पार्टिकल्स पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, वो किस में लग रहा है, ठीक है, नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ऑन सरफेस पार्टिकल, ऑन सरफेस पार्टिकल्स फोर्स एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स एक्ट करता है किसमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है तो यहाँ पर कितना फोर्स लगा, ठीक है, कितना फोर्स लगा पर यूनिट लेंथ, ठीक है, यहाँ पर मतलब ये पूरा यहाँ पर ऐसे देखते हैं एक लेंथ में, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं जी, ठीक है, कि कितना फोर्स लगा, दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन, राइट। अब देखो हमारे पास यहाँ पर सरफेस टेंशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो कहता है किस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वो कहता है टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या होगा, इफेक्ट होगा, है ना। अब देखो उसके क्योंकि फोर्स क्या होगा वहां पर, ठीक है, फोर्स अगर कम हो गया तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। अब वो कहता है ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे भी सरफेस टेंशन हमारी जो है वो डिपेंड करती है। थर्ड है जी सरफेस एरिया, फोर्थ है सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन लिक्विड,
ठीक है। अब देखो जैसे कि हम ये बोल रहे हैं ना सोल्यूट डिजोल्व्ड इन लिक्विड, ठीक है। तो अगर हमारे पास सोल्यूट क्या हुआ, इफ सोल्यूट इज फेयरली सोल्यूबल इन सॉल्वेंट, इफ सोल्यूट इज फेयरली सोल्यूबल इन लिक्विड, ठीक है। अगर लिक्विड में वो फेयरली सोल्यूबल है तो हमारे पास सरफेस टेंशन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो अल्टीमेटली हमारी जो सरफेस टेंशन है वो हमारी डिपेंड करेगी किस पर डिपेंड नहीं करती, सरफेस एरिया पर, ठीक है। सरफेस एरिया पर हमारी जो सरफेस टेंशन है वो डिपेंड नहीं करती, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल का हमारा जो आंसर है दैट इज ट्राई क्लिनिक, ठीक है। ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक में अगर हम बात करें इसमें एक्सियल लेंथ की, एक्सियल लेंथ की, तो हमारे पास क्या होती है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, राइट। और जो हमारे पास एक्सियल एंगल है इस केस में क्या होता है जी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, ठीक है। तो इसलिए हम ये बोलते हैं मोस्ट अनसिमेट्रिकल हमारे पास क्या हुई, कौन सी यूनिट सेल हुई जी, ऑप्शन डी दैट इज ट्राई क्लिनिक, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है दैट इज द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज पॉजिटिव फॉर, ठीक है। हमें बताना है किसके लिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका आंसर है जी सी, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारे पास जो एंट्रोपी है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या होती है, जीरो। क्यों होती है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जीरो, ठीक है। अब देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। और एंट्रोपी हमारा क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एस होगा वो क्या हो जाएगा जी, जीरो, ठीक है। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो डेल्टा है वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव, ठीक है। डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, ये टोटल ही है सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे कि मैम आइसोकोरिक के लिए क्या होगा, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, ठीक है, आइसोकोरिक या फिर आइसोबारिक, इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आइसोबारिक प्रोसेस, अब देखो जो आइसोकोरिक प्रोसेस है इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज NCV इंटू ln ऑफ T2 बाय में T1 एंड यहाँ पर हो जाता है जी NCP ln ऑफ T2 बाय में T1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉजिटिव होगी वो किसके लिए होती है जी, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब आप कहोगे कि हम आइसोकोरिक आइसोबारिक के लिए यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकते, तो देखो ये डिपेंड करता है कि आपको, ठीक है, टेम्परेचर कितना गिवन है ना, यहाँ पर इसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो उसकी हम यहाँ पर डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर डेल्टा एस क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा या हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कंप्रेशन और एक्सपेंशन के केस पर भी, ठीक है, और कौन सा आपको प्रोसेस गिवन है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज लुइस एसिड, ठीक है। कहता है इसमें से कौन सा लुइस एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है, सबसे कम बिहेव करेगा। अब देखो लुइस एसिड हमारे पास क्या होते हैं, लुइस एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ठीक है। अगर हम बात करें जो F नेगेटिव है हमें क्लियरली विजिबल है, फ्लोरीन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, नो, ठीक है। फ्लोराइड आयन हैज लीस्ट टेंडेंसी, हैज लीस्ट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन FeCO5 इज। ठीक है, अब देखो जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल के ऊपर तो जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल, इसको आपने x मान लो, तो x प्लस 5 इंटू जीरो इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 0। ऑप्शन में है 4, 2, 10, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पर आंसर क्या आया है, 0, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस। ठीक है, ये आप सुन लो भाई, हमारे पास जो हार्डनेस होती है वो टू टाइप्स की होती है। ठीक है, वन इज परमानेंट हार्डनेस एंड सेकेंड वन इज टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है, परमानेंट एंड टेम्परेरी हार्डनेस। जो परमानेंट हार्डनेस होती है, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू presence of chloride and sulfate ions of calcium and magnesium। और जबकि जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है दैट इज ड्यू टू presence of bicarbonate ions of calcium and magnesium, राइट। तो अब देखो यहाँ पर उसने कहा है द हार्डनेस ऑफ वाटर, उसने हमसे केटायन ही पूछा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, Ca2 पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है विच इज मैक्सिमम रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। हमें बताना है यहाँ पर मैक्सिमम रिएक्टिव कौन होगा टुवर्ड्स वाटर, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा जी पोटाशियम, है ना। पोटाशियम इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। ठीक है, अगर हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज भी देखें तो पोटाशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू एग्जिस्ट इन टू और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नोन एज। ये आपका डायरेक्ट आंसर है भाई, डायरेक्ट इसका आंसर रहेगा पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉली आइसोमॉर्फिज्म। लर्निंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी, बेसिसिटी ऑफ ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसके लिए ना मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ, जो फॉस्फोरस एसिड सीरीज है कंप्लीट, ठीक है, आप वो कंप्लीट लर्न कर लो, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब देखो जैसे यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड की अगर हम बात करें तो वो होता है जी H3PO4, राइट। तो यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है ना। तो यहाँ पर बेसिसिटी कितनी हो गई आपके पास, 3। ठीक है, बेसिसिटी इज 3। तो हमारा जो आंसर रहेगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के लिए वो रहेगा जी ऑप्शन बी, दैट इज 3। ठीक है, जैसे हमारे पास एक फॉस्फोरस एसिड होता है, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड में क्या हो जाता है फॉर्मूला आपके पास H3PO3। ठीक है, तो आप यहाँ पर H3PO3 में हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, OH। तो यहाँ पर बेसिसिटी कितनी हो जाती है जी, 2। ठीक है, इस केस में तो आपको ये कंप्लीट सीरीज लर्न आप कर लेना, क्योंकि कहीं से भी हो सकता है इसमें फॉस्फोरिक के लिए पूछा है, नेक्स्ट टाइम फॉस्फोरस के लिए पूछ ले, या किसी और फॉस्फोरस एसिड सीरीज के लिए पूछ ले, है ना। नेक्स्ट है जी, द आयुपेक नेम ऑफ CH3CHO इज। ठीक है, अब उसने आयुपेक नेम पूछा है। ठीक है, 2 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा जी, इथेनल। एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसके लिए सफिक्स क्या लगता है, अल। ठीक है, देखो जो एसिटाल्डिहाइड है वो क्या है, इसका कॉमन नेम है। ठीक है, तो एसिटाल्डिहाइड नहीं आएगा, आंसर हमारा क्या रहेगा जी, ऑप्शन डी, दैट इज इथेनल। एंड आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज द मिथाइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज। ठीक है, आपको ये बताना है कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम मिथाइल ग्रुप लगा दे तो ये क्या होगा। ठीक है, अब देखो जो मिथाइल ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। ये क्या है जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग
इन नेचर। एंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हम इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वो कहाँ पर होती है? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन is more as compared to meta position, राइट। तो इसलिए हम ये बोलते हैं, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, ये कब होता है? जब हम उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएंगे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम बोलते हैं देयरफॉर दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, राइट। ठीक है, और जबकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? हमेशा मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। ठीक है, अगर आपसे इसी क्वेश्चन की जगह, ठीक है, NO2 ग्रुप पूछ लिया जाता, ठीक है, NO2 ग्रुप अगर बेंजीन पे लगा है तो वो क्या होता है जी? मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर रहेगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, राइट। तो ये हमारे आज की क्लास के कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब यहाँ से इन क्वेश्चंस को करने पर आपको ये तो पता चल गया है कि लास्ट हमारा जो 2018 का एग्जाम हुआ था उसमें जो हमारा लेवल क्या रहा था क्वेश्चंस का। बट जैसा कि हम अभी रिसेंट जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, उनका लेवल अगर हम देखें तो सभी का लेवल अप आ रहा है। ठीक है, और इवन जैसे कि अगर आप बात करो कि जैसे हमारे पास चंडीगढ़ TGT का जो सिलेबस आया है उसमें हमारे पास काफी जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हमारे हैं ग्रेजुएशन की, और इवन कुछ टॉपिक्स तो मास्टर लेवल्स के वहां पर गिवन है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि हमें इसी लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, आपको अप लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे यहाँ पर जो कोर्सेज हैं वो हमारे चल रहे हैं, क्लासेस आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। जो हमारे बैचेस में ऑनलाइन हमारी क्लासेस रहती हैं और उसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलते हैं, राइट। एंड उसमें हम जो पूरा का पूरा जो सिलेबस कवर करवाते हैं वो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा, इवन फॉर TGT एग्जाम, राइट। TGT के लिए तो करते ही हैं, TGT के लिए भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं वो आपको कवर करवाए जाते हैं। तो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बंसल एकेडमी। थैंक यू सो मच।